हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस की लास्ट यूनिट विच इज ट्रांसफॉर्मर्स। इसके अंदर बेसिकली हमारे दो पोर्शंस होने वाले हैं। फर्स्ट हाफ में हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन सेकेंड हाफ में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों के एंसर्स भी पास आ रहे हैं, फटाफट से हम लोग ये यूनिट कंप्लीट करते हैं। एंड इसके बाद में एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगी कि आप एग्जैक्टली कैसे अपने एंसर्स के लिए प्रिपेयर करें। उससे पहले एक बार अपनी यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स का बेसिक आइडिया आई थिंक सबको होगा, हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली होते क्या है? डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन सर्किट्स थ्रू ईएमआई बाय चेंजिंग वोल्टेज बट कीपिंग द पावर कांस्टेंट। तुम लोगों ने पहले पढ़ा ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, कुछ ऐसा सा डायग्राम होता था हमारे ट्रांसफॉर्मर्स का। यहाँ पे मेरी प्राइमरी वाइंडिंग्स होती थी, यहाँ मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती थी एंड वोल्टेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती थी। कैसे होती थी? ईएमआई के थ्रू। हम लोगों ने ईएमआई पढ़ा है, ईएमआई के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक मेरा होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ट्रांसफार्मर में किस तरीके का ईएमआई होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी यहाँ पर मेरी जो फ्लक्स है, इधर फ्लक्स की वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी जो पास में मेरा कंडक्टर या फिर मेरी जो कॉइल है, वहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। नाउ द पॉइंट कि मेरी पावर कांस्टेंट रहती है। अब पावर एग्जैक्टली कांस्टेंट रहती कैसे है? हम लोगों ने पहले एक रिलेशन पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2 इज इक्वल्स टू I2/I1। यानी मेरे जो वोल्टेजेस होती है वो मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर मैं सपोज करके चलूँ कि ये मेरा एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पर इनिशियली मेरी V1 और I1 वोल्टेज और करंट है, दूसरी साइड मेरी वोल्टेज V2 है और I2 है। तो अगर मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर करंट यहाँ पर था I1, यहाँ I2 है, सिंस V2 की वैल्यू बढ़ गई है पहले से, तो मेरे I2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, तो मेरे जो करंट की वैल्यू है वो वोल्टेज की वैल्यू के हिसाब से खुद को चेंज कर लेती है। तो इसीलिए मेरी जो पावर होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी V1 I1 विल बी इक्वल टू V2 I2 इन ऑल कंडीशंस। ओके, तो मेजरली 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मर्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे। एक तो मेरा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, एक मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, स्टेप अप में हमने देखा था कि मेरी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसकी वैल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग से कम होती है। वाइस वर्सा, अगर मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग्स की वैल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब करंट और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या है? ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि मेरा जो करंट ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है। नॉट एग्जैक्टली, करंट ट्रांसफॉर्मर की मेरा फंक्शन क्या होता है कि मेरे जो करंट की वैल्यू है ना वो डिक्रीज होकर के आए मेरे ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, अब अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जो रिलेशन अभी हमने पढ़ा उस हिसाब से क्या होगा, मेरी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। वैसे ही पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि मेरे जो करंट की वैल्यू है, जो फाइनल आउटपुट में मेरे करंट की वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ज़्यादा आनी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि मेरी वोल्टेज की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर मेरे करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो आउटपुट में मेरे वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा। किस प्रिंसिपल में वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, when AC flows through primary winding, a magnetic flux is produced around it, producing mutual EMI in secondary coil। तो जब मेरा करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है मेरी प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू, तो उसके अराउंड क्या होता है? एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के जनरेट होने की वजह से जो मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी कॉइल होगी, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, म्यूचुअल ईएमआई की वजह से यहाँ पर भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। तो इसी के थ्रू मेरा ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। बेसिक आइडिया ये होता है मेरे ट्रांसफॉर्मर का, कुछ ऐसा दिखता है मेरा ट्रांसफॉर्मर। मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी वियर्ड लग रही है बिकॉज़ मुझे जुकाम है। आई होप आप लोग मैनेज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स की जो नंबर ऑफ
टर्न्स हैं वो सेम है, बट हम लोगों को पता है कि अगर स्टेप अप वाला मेरा केस है, स्टेप अप मेरा ट्रांसफॉर्मर है, तो मेरी सेकेंडरी कॉइल की वैल्यू, सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज़्यादा होते हैं, और अगर स्टेप डाउन मेरा ट्रांसफॉर्मर है, तो उसमें क्या होता है, मेरी प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेरा सेकेंडरी कॉइल। बट बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ मेरी प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है, यहाँ से मैं हम एसी सोर्स देते हैं, यहाँ से करंट जाता है, तो इन वाइंड्स में मेरा करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ जनरेट होने की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, जिसके थ्रू इस वाली कॉइल में भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, एंड यहाँ पर मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलती है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या-क्या पार्ट्स होते हैं मेरे। सबसे पहला कोर, ये मेरी कोर है, जो आपको ये स्क्वायर सा स्ट्रक्चर या रेक्टेंगल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। कोर का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो हमारे फर्स्ट कॉइल में, यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा था, उसको एक पाथ प्रोवाइड करती है, सो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सके मेरी सेकेंडरी कॉइल में। It is made up of soft iron और silicon sheets to avoid eddy current losses। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं कि रीजन क्या होता है कि अगर मतलब हम कोर में अपने सॉफ्ट आयरन या फिर सिलिकॉन की शीट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इनके ना तीन मेरे मेजर रीजंस होते हैं। सबसे पहला तो मटेरियल क्या क्या यूज कर रहे हैं हम। मटेरियल हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज कर रहे हैं, या फिर मैं सिलिकॉन शीट्स का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न मेरा होता है, जो सॉफ्ट आयरन या फिर सिलिकॉन होता है ना, उसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है। परमिएबिलिटी का क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत ईज़िली अपने थ्रू पास होने देता है। तो पहला रीज़न मेरा ये है। अब सिलिकॉन जो होता है या फिर जो मेरा स्टील होता है, ये हिस्टेरेसिस लॉसेस को डिक्रीज़ करता है। एंड देन मेरा थर्ड रीज़न होता है कि थिन लैमिनेटेड शीट्स यूज होती है, उसका रीजन होता है एडी करंट को डिक्रीज करना। इन सब के बारे में हम लोग आगे वाले पोर्शंस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन शीट्स को क्यों यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे मटेरियल के रीजंस है। मटेरियल का क्या रीजंस है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और हिस्टेरेसिस लॉसेस। एंड मेरे शीट्स में, शीट्स या लैमिनेटेड शीट्स की फॉर्म में उसको यूज करने का क्या रीजन है, एडी करंट लॉस को डिक्रीज करना। ठीक है, कोर मेरा 2 टाइप का होता है, एक होता है कोर टाइप और एक शेल टाइप होता है। इसको किस बेसिस पे हम लोगों ने वो किया है कि मेरी जो वाइंडिंग है ना, वो किस तरीके से वाउंड है, किस तरीके से हमने उसको बाइंड किया हुआ है मेरे कोर के अराउंड। ठीक है, सबसे पहला मेरा कोर टाइप है, जो कि हम लोग नॉर्मली इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ये मेरा कोर है, इसके 2 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, एंड इन 2 सेगमेंट्स के अराउंड में मेरी वाइंडिंग्स हो रखी है। ठीक है, ये मेरी प्राइमरी हुई एंड ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग हुई। अब शेल टाइप के अंदर क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर 2 कोर के सेगमेंट्स हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने दोनों के ऊपर हमारी वाइंडिंग्स को बाइंड किया हुआ है। ठीक है, वेयर अब शेल टाइप के अंदर क्या होता है ना कि मेरा जो एक ही सेगमेंट है एंड उसी के ऊपर मेरी सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों कॉइल्स को वाइंड किया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि वाइंडिंग्स सराउंड द कोर। यानी ये देखो, यहाँ पर मेरी 2 वाइंडिंग्स हैं एंड इन वाइंडिंग्स ने कोर को सराउंड किया हुआ है। ठीक है, वेयर एज शेल टाइप के अंदर क्या है, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, यानी वाइंडिंग के अगल बगल में मेरे कोर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बस किस तरीके से रैप किया हुआ है हमने अपनी वाइंडिंग्स को कोर के अराउंड, वो 2 टाइप होते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप। अब इसके अंदर क्या होता है, एक सिग्नल मैग्नेटिक पाथ होता है एंड इसके अंदर डबल मैग्नेटिक पाथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें देखो ये मेरी प्राइमरी है, कॉइल है, यहाँ पर मैं फ्लक्स इंड्यूस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पर भी मेरा फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके पास एक सिंगुलर पाथ है, यानी यहाँ से जो मेरा है इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट यहाँ से प्राइमरी कॉइल से जो मेरा फ्लक्स है लिंक्ड होगा मेरी सेकेंडरी कॉइल के साथ में। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें, ये मेरी प्राइमरी कॉइल है नीचे वाली, ऊपर वाली मेरी सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास 2 पाथवेज होंगे। ठीक है, ये ऐसे एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पाथवे इसके पास ये हो सकता है, यहाँ पर भी मेरे फ्लक्स का इफेक्ट आ सकता है एंड मेरे फ्लक्स का इफेक्ट यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके पास 2 मैग्नेटिक पाथ होते हैं रादर देन 1।
इसको ज़्या इस इन कम इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ एज़ आई सेड कि इसके पास सिंगल मैग्नेटिक पाथ है। व्हेयरएज़ इसको ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत होती है बिकॉज़ ऑफ डबल मैग्नेटिक पाथ। हाफ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन ईच लिम्ब, यानी एक लिम्ब के ऊपर मेरी प्राइमरी वाइंडिंग्स वाइंड हो रखी होती है एंड एक लिम्ब के ऊपर मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो होती है वो एक ही सेंट्रल लिम्ब में प्लेस होती है, एक के ऊपर एक की। यहाँ मेरी प्राइमरी वाइंडिंग्स है, बहुत हल्का सा गैप होता है एंड देन यहीं पे मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। इसको हम लोग करंट सप्लाई करते हैं, एसी सप्लाई करते हैं, यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होती है एंड यहाँ इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पर भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। वो टाइप को हम हाई वोल्टेजेस एंड हाई पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पावर जा सकती है, क्योंकि एक ही सिंगुलर पाथ है तो पावर या फिर वोल्टेज की डिवीजन नहीं होगी, कुछ लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे। मेरा शेल टाइप के अंदर क्या है, दो मेरे पाथ्स होंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ी सी लोअर सप्लाई होगी। सेकंड क्या है मेरा, वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स दो तरीके की होती है, हमने देखा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप के अंदर मेरी सेकेंडरी कॉइल के टर्न ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी टर्न, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मेरे प्राइमरी के जो टर्न्स होते हैं वो सेकेंडरी के टर्न से ज्यादा होते हैं। देन आती है बुशिंग्स। बुशिंग क्या होती है, मेरी इंसुलेटेड टर्म थ्रू विच द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्शंस आर ब्रॉट आउट सेफली, यानी क्या होता है कि मेरे कुछ लॉसेस नहीं होते हैं। बुशिंग्स क्या करते हैं, इंसुलेशन को इंश्योर करते हैं। देन आता है मेरा टैंक, आउटर कंटेनर मेड ऑफ स्टील दैट होल्ड्स ऑल अदर पार्ट्स। तो ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि मेरा एक टैंक है, उसके अंदर हम लोगों ने अपने ट्रांसफार्मर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेरा ट्रांसफार्मर एफिशिएंटली वर्क करता है, ज़्यादा लॉसेस नहीं हो सकते, ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल यूज्ड इन ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर्स यूज्ड फॉर कूलिंग एंड इंसुलेशन। तो ट्रांसफार्मर ऑयल और टैंक किस केस में यूज़ होते हैं, मेरे ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर्स के अंदर, यानी मेरा टैंक होता है, इसके अंदर मेरा पूरा ट्रांसफार्मर है एंड यहाँ पर मेरा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। पर्पस क्या होता है इसको ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर डालने का, क्योंकि अब मेरा अगर कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ वोल्टेज है, कंटीन्यूअसली मेरे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से हीट अप हो जाता है, ठीक है। हीट होने को ही हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस और मतलब बेसिकली आयरन लॉस, आयरन लॉस मेरे दो तरीके के होते हैं आगे, ठीक है, उसे एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस में डिवाइड किया गया है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल में डालते हैं, क्योंकि वो कूलिंग और एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है मेरे ट्रांसफार्मर को। तो ये मेरे कुछ पार्ट्स थे ट्रांसफार्मर के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आइडियल ट्रांसफार्मर्स। अब आइडियल ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, जो एकदम एफिशिएंटली वर्क करते हैं, किसी तरीके के लॉसेस नहीं है, कुछ भी ऐसे ड्रॉबैक्स नहीं है। ओमिक पावर लॉसेस, ओमिक पावर लॉसेस होता है मेरे हीट जनरेट होने की वजह से, ठीक है, कि अगर मेरा यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मेरा ट्रांसफार्मर है, यहाँ मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो नो ओमिक पावर लॉसेस का क्या मतलब है कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इस पूरी कॉइल के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस की वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, मतलब नो आई स्क्वायर आर लॉसेस, इसको हम लोग ओमिक लॉसेस बोलते हैं। आई स्क्वायर आर मेरा हीट होता है, तो कोई हीट ही प्रोड्यूस नहीं हो रही, देर इज नो हीट लॉस। सेकेंड पॉइंट है मेरा नो आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस। अब ये होते क्या है, हिस्टेरेसिस लॉसेस मेरा क्या होता है कि जब मेरा कोई पर्टिकुलर मटेरियल है या मेरा कोई कंडक्टर है, जब वो मैग्नेटाइज़ और डीमैग्नेटाइज़ होता है ना, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। ऐसे इंस्टेंट के अंदर नहीं हो जाता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि इसमें हम लोगों ने करंट पास किया एंड यहाँ पर मेरी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई। तो ये इंस्टेंट के अंदर नहीं होता है, इसमें बहुत मिलीसेकंड्स लगते हैं, बट लगते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से जो मेरा टाइम लैग आ रहा है, ठीक है? तो उसकी वजह से मेरा हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है, ठीक है? अब एडी करंट लॉस क्या होता है? एडी करंट लॉस होता है कि जब यहाँ से मेरा फ्लक्स इंड्यूस हुई है, तो इसके कहने का मतलब है कि मेरे कोर के अंदर कोई करंट ही पास नहीं कर रहा है। मेरे कोर के अंदर किसी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं है, जो कि एक्चुअल केस में नहीं होता है। बट आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग यही लेकर के चलते हैं। देन आता है कि मेरा कोई मैग्नेटिक लीकेज नहीं है, पूरा जो मेरा ट्रांसफार्मर है, जो यहाँ पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई थी, यानी मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पे, वो बिल्कुल लीक ही नहीं हुई है, मतलब कुछ भी इधर-उधर सप्लाई नहीं हुआ है। एंटायरली मेरी जो भी फील्ड इंड्यूस हुई थी, उस पूरी फील्ड का ट्रांसफर यहाँ हो गया था। उस पूरी फील्ड की वजह से यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस हुई एंड पूरी की पूरी फील्ड ने यहाँ पे कुछ फील्ड इंड्यूस कर दी, जो कि एक्चुअली में नहीं होता है। कुछ पोर्शन जो होता है जो लॉसेस में चले जाता है एंड बाकी बचे हुए पोर्शंस की वजह से यहाँ पे मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है।
तो थर्ड पॉइंट है मेरा कि कोई मैग्नेटिक लीकेज भी नहीं है आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स में, और जो मेरे कॉइल्स हैं वो प्योरली इंडक्टिव है, यानी प्योरली मेरे फील्ड को इंड्यूस कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आइडियल ट्रांसफॉर्मर था। ये मेरा डायग्राम है आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स का। ठीक है, तो अब हमको पता है कि इन रियल लाइफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मर्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी को आइडियल ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करके देखते हैं कि कितनी एफिशिएंसी है, कितने ज़्यादा एफिशिएंट है, कितने ज़्यादा अच्छे हैं मेरे वो ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, ओके, अब हम देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ग्राफ देख लो। इस ग्राफ के अंदर क्या है, फ्लक्स और टाइम को प्लॉट किया है। ठीक है, कि फ्लक्स किस तरीके से जनरेट हो रहा है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग एक साइकिल मान रहे हैं, यानी मेरी कंप्लीट साइकिल है ये। ठीक है, तो पहले क्या होगा मेरा, धीरे धीरे फ्लक्स इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, एंड देन दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। now मैक्सिमम वैल्यू 5m है। तो जब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है हमारे पहले पोर्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, यानी यहाँ से यहाँ के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, ये मेरा 1/4 पोर्शन हो गया मेरी पूरी साइकिल का। ठीक है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, वैसे ही अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड करूँ तो एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, तो इस पूरी का 1/4 हो गया ये। ठीक है, तो अगर मैं इसका टाइम कैलकुलेट करूंगी तो कितना होगा, वो टोटल का 1/4 होगा, टोटल टाइम का 1/4 होगा। ठीक है, एंड टाइम की वैल्यू हमको पता है 1/f होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जिसके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी मेरी इनिशियल इतनी साइकिल के लिए जब हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसकी मेरे टाइम की वैल्यू क्या होगी, t/4 या 1/4f। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया, इनिशियल 0 थी, 0 से लेकर के यहाँ तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 0 माइनस 5m डिवाइडेड बाय 0 माइनस t/4। t/4 को मैंने 1/4f लिख दिया, एंड यहाँ से मेरे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू आ गई 4f 5m। 5 मेरा मैक्सिमम यानी पीक फ्लक्स है। देन आता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम एन डी फाइव बाई डी टी भी लिखते हैं, हमको पता है। इसको अब हम इक्वेट कर देंगे जो हमारे हमने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, दिस वाज फॉर वन सिंगल टर्न, कि अगर मेरे एन टर्न्स है कॉइल में तो एक टर्न के लिए मेरी वो वैल्यू थी, एंड फॉर एन टर्न्स मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसके बाद में जब मेरा जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो तुम्हें साइनोसॉइडल फंक्शंस देते हैं, तो उसके लिए हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, 1.11 टाइम्स द एक्चुअल वैल्यू, या फिर जो मेरी पीक वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारी आरएमएस वैल्यू क्या हो गई, 1.11 इंटू में पीक वैल्यू, यानी 4n5m। अब दोनों केस के लिए हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, N1 के लिए भी और N2 के लिए भी। तो N1 क्या है मेरे टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और N2 क्या है मेरा टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। दोनों की अब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, एंड उसके बाद में फॉर द प्राइमरी कॉइल मेरी ये ईएमएफ इक्वेशन आ गई, 4.44 टाइम्स एफ एन वन फाइव एम। एफ क्या है मेरा फ्रीक्वेंसी, N1 मेरा नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, एंड 5m क्या है मेरा, इसमें 5 मेरा मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू है। सिमिलरली इक्वेशन सेम रहेगी, बस यहाँ पे N1 की जगह N2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी ईएमएफ इक्वेशंस थी दोनों केसेस के लिए। नाउ अब आता है, इतना हमको पता है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स के लिए क्या होता है, मेरी एफिशिएंसी होती है 100, यानी कोई लॉसेस नहीं होते, कंप्लीटली एफिशिएंट होता है मेरा ट्रांसफॉर्मर्स। एंड अब ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ये याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज 1/k की वैल्यू होती है E1/E2। ठीक है, तो k की वैल्यू E2/E1, यानी पहले 2 आएगा, देन उसके बाद में 1 आएगा, तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है मेरा, E2/E1 इज इक्वल्स टू में N2/N1 इज इक्वल्स टू में I1/I2। हमेशा याद रखना कि जो मेरा I1 का रेशियो होता है वो अपोजिट होता है कंपेयर टू मेरे जो वोल्टेज का रेशियो होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर क्या होता है, कि जो मेरे एनर्जी ट्रांसफर होती है सर्किट के थ्रू, उसके अंदर मेरी पावर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। V1 I1 इज इक्वल्स टू V2 I2, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो इससे हम लोग ये रेशियो डिड्यूस कर सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, V1/V2 इज इक्वल्स टू N1/N2 इज इक्वल्स टू 1/k। तो इस सब से हम लोगों ने फाइनली ये अपना ट्रांसफॉर्मर रेशियो डिड्यूस कर लिया है। हाँ, तो अब क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स के लिए V2 की वैल्यू बड़ी होती है V1 से, ये हमको पता है, यानी आउटपुट जो मेरी वोल्टेज आती है वो ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू द इनपुट वोल्टेज।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उल्टा होता है। मेरे जो इनपुट वोल्टेज थी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द आउटपुट वोल्टेज। यानी इसको कंपेयर करके आप देख सकते हो कि मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो मेरा ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू क्या होती है मेरी, 1 से कम होती है। ठीक है? तो अभी मेरा एफिशिएंसी का केस था और ट्रांसफार्मर रेशियो में रिड्यूस कर दिया। अब आता है नो लोड कंडीशन। नो लोड का मतलब क्या होता है? वो केस जब हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल में तो हम लोग वो दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, बट मेरा आउटपुट की साइड में, यानी मेरा जो सेकेंडरी कॉइल की साइड है, वहाँ पे मेरा सर्किट ओपन हो। लाइक ऐसा हो, यहाँ पर मेरा प्राइमरी कॉइल है, यहाँ से हम लोगों ने कुछ वोल्टेज सप्लाई करी है एसी, ठीक है? यहाँ पर मेरी सेकेंडरी कॉइल है एंड ये ओपन सर्किट है, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोड नहीं लगा है, कुछ आउटपुट के लिए नहीं लगा है, ठीक है? अब इस केस में क्या होता है कि अगर मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग एक ओपन सर्किट है, तो उस केस में एक बहुत स्मॉल करंट I2 पास होता है मेरे प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू, ठीक है? अब ये स्मॉल करंट होता क्यों है? क्योंकि हम लोगों को आउटपुट में कोई पावर या आउटपुट में कोई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करनी है, बिकॉज़ वो एक ओपन सर्किट है। तो करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत करंट यूज़ होता है, वो 2 रीज़न्स की वज़ह से होता है। एक सबसे पहला क्या रीज़न होता है मेरा, कि मेरा ये जो कोर है, इस कोर को मैग्नेटाइज़ करने के लिए, यानी ये कोर मैग्नेटाइज़ होता है, तो थोड़ा-सा करंट इसमें यूटिलाइज़ हो जाता है, ठीक है? एंड देन कहाँ पर मेरे आयरन लॉस या फिर जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, उसमें यूज़ होता है मेरा जो बचा हुआ करंट होता है, ठीक है? तो इसीलिए बहुत स्मॉल करंट ड्रॉ करता है, मेरा जो प्राइमरी सर्किट होता है, वो मेरे सप्लाई से। अब इस आई नॉट की, जैसे मैंने बोला कि 2 तरीकों में मेरा यूज़ होता है, जो बहुत स्मॉल, ये दोनों की वैल्यू बहुत कम होती है, एंड आई नॉट भी मेरा बहुत छोटा होता है। अप्रॉक्सिमेटली 2 से 5% होता है, जो नॉर्मली मैं करंट करती हूँ, ड्राइव करती हूँ मेरे उससे लोड से, उसका 2 से 5% होता है बस टोटल लोड करंट का। ठीक है? अब क्या होता है कि सबसे पहला मेरा कंपोनेंट क्या होगा इसका, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, यानी मेरे कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट यूज़ हुआ उसको हम लोग आईएम में डिवाइड कर रहे हैं। देन आता है मेरा आयरन लॉस कंपोनेंट, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आयरन लॉस को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली आइडियल ट्रांसफार्मर नॉर्मली एग्ज़िस्ट नहीं करता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स पे ही वर्क करते हैं, ठीक है? तो जो थोड़ा बहुत आयरन लॉस या कॉपर लॉस हो रहा है, उसके लिए जो मेरा करंट यूटिलाइज़ हो रहा है, उसको हम आईई या आईडब्ल्यू से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? ओके, आईई आएगा। तो आईएम क्या होता है मेरा, साइन, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है मेरा आई नॉट का, ठीक है? तो ये आईएम हो गया, आईएम की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन फाइ, एंड आईई की वैल्यू होती है आई नॉट कॉस फाइ। एंड ये अगर मुझे आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, गिवन मुझे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और आयरन लॉस कंपोनेंट दिया हुआ है, तो मैं इस फॉर्मूला के थ्रू डिड्यूस कर सकती हूँ। ओके, एज़ आई सेड, नो लोड करंट क्या होता है, 2 टू 5% होता है फुल लोड करंट। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, या रीजंस बता दिए मैंने कि आई नॉट ले ही क्यों रहा है वो लोड से, इतना करंट भी क्यों आ रहा है। 2 रीजंस होते हैं मेरे, डिस्पाइट डिलीवरिंग नो आउटपुट पावर, सम पावर इज कंज्यूम्ड ड्यू टू कोर या फिर आयरन लॉस, ठीक है? जो कि मेरे हिस्टैरिसीस या एडी करंट होता है। हिस्टैरिसीस कौन सा लॉस हुआ, मैंने बताया था, टाइम लॉस, क्योंकि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में स्लाइट टाइम लगता है, ठीक है? एडी करंट लॉस क्या होता है कि मेरा जो करंट थोड़ा बहुत कोर के अंदर फ्लो करता है। देन मेरे कॉपर लॉस इन प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होती है, तो कुछ हीट लॉस या कुछ पावर लॉस होता है। तो इन सब लॉसेस को कवर करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मेरा करंट लगता है, जो कि आई नॉट की वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है? तो टोटल नो लोड पावर क्या होता है, कोर लॉसेस, यानी जो मेरा कोर था उसमें जो भी करंट फ्लो करने के लिए वैल्यू गई, यानी मेरा आयरन लॉसेस जो है वो, प्लस में स्मॉल कॉपर लॉस, तो ये मेरा टोटल नो लोड का पावर होगी। ठीक है, अब नो लोड कंडीशन देख ली। अब देखेंगे हम कि ऑन लोड ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर ऑन लोड क्या होता है, जब सेकेंडरी वाइंडिंग को किसी लोड से कनेक्ट कर दिया, यानी कनेक्ट कर दिया, यानी मेरे प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोनों सर्किट्स के अंदर मेरा करंट फ्लो करेगा प्रॉपर। ऊपर वाले कंडीशन में क्या हो रहा था कि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ ओपन सर्किट है। अब इस केस में क्या होता है कि दोनों क्लोज्ड सर्किट्स है, ठीक है? तो दोनों के अंदर कुछ कुछ करंट फ्लो करेगा। When secondary winding is connected to a load and current flows in both primary and secondary winding, तो transformer delivers power to the load.
अब I2 करंट क्या होगा? I2 करंट मेरा I1 मेरा प्राइमरी करंट हो गया, प्राइमरी सर्किट का करंट हो गया, I2 मेरा सेकेंडरी सर्किट का है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है वो हो गया। ठीक है? Phi2 मेरा सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो हो गया एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है मेन फ्लक्स के। हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था कि अगर एक कॉइल में मेरा कुछ फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो दूसरी कॉइल में जो भी फ्लक्स जनरेट होगा वो इस तरीके से होगा कि वो पिछले वाले फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है? वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है इनिशियल वाले से। ड्यू टू phi2 phi m reduces and hence even reduces, resulting in more current I1 from the supply to maintain phi m। क्या बोलना चाह रहा है? एज आई सेड कि अगर इनिशियल phi m या phi 1 है जो कि प्राइमरी कॉइल में है एंड phi 2 मेरा सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है, इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है? तो अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, इसकी जनरेशन से ये इसकी वैल्यू कम होगी, यानी मेरा जो इनिशियल फाइव या फाइव वन की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होगी एंड मेरा जो ईएमएफ था उसकी वैल्यू भी कम होगी प्राइमरी कॉइल में। अब सिंस वो वैल्यू कम होती जा रही है तो कॉन्टिन्यूअसली उसको सप्लाई चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली पावर खींचेगा वो मेरे लोड से नहीं, एसी सप्लाई से, ताकि वो फाइव की वैल्यू मेंटेन कर पाए। क्योंकि अगर फाइव की वैल्यू मेंटेन ही नहीं होगी तो फिर तो मेरा फाइव टू भी तो इंड्यूस नहीं हो पाएगा ना। तो इस पूरी साइकिल को जनरेट करने के लिए कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है? अब ये लोड कितने टाइप का हो सकता है, यानी जो मेरा सेकेंडरी कॉइल के वहाँ पर लोड लगा था उसकी बात हो रही है ये। ठीक है? ये 3 टाइप का हो सकता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड। ये हम लोगों ने तीनों टाइप पढ़े हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ठीक है? रेजिस्टिव क्या होता है? करंट मेरा वोल्टेज के साथ फेज़ में है। इंडक्टिव के अंदर मेरा करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। ठीक है? एंड कैपेसिटिव लोड में क्या होता है? मेरा करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। ठीक है? मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। तो ये थी मेरी नो लोड और ऑन लोड कंडीशन ट्रांसफॉर्मर्स की। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स देखते हैं, क्योंकि रियल लाइफ केसेस में एक्चुअल रियल लाइफ में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स ही पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, लीकेज, फ्लक्स, ये सब इम्परफेक्शंस होती ही है। ठीक है? तो अभी होती क्यों है? रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर्स दैट इंक्लूड लॉसेस एंड इम्परफेक्शंस ड्यू टू रेजिस्टेंस, लीकेज, फ्लक्स। तो अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप के पढ़े हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। सबसे पहले आयरन लॉस पढ़ते हैं। आयरन लॉस मेरे कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, ठीक है? ये लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है? एफिशिएंसी की, तो उस टाइम पे ये बात याद रखनी है आपको कि आयरन लॉस जो होता है मेरे कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, वो लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। यानी जो सप्लाई मिल रही है उस पे डिपेंड नहीं करते हैं। आयरन लॉस मेरे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। यानी थोड़ा बहुत टाइम लॉस होता है। जब हमें करंट मिलता है तो जो मेरे कोर मैग्नेटाइज होता है एंड देन उसके बाद डीमैग्नेटाइज होता है, ये एक इंस्टेंट के अंदर नहीं होता है, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसी की वजह से मेरे हिस्टेरेसिस लॉस जनरेट होते हैं। मेजरली किस पे डिपेंड करता है ये? कोर की क्या वॉल्यूम है, कितनी थिकनेस है, कितना ज़्यादा वॉल्यूमेटेड है मेरा कोर, जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा मेरा हिस्टेरेसिस लॉस होगा। सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या है? और क्या मटेरियल यूज़ किया है कोर में? इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो 3 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है? एक पॉइंट था कि मेरा जो स्टील स्टील और सिलिकॉन शीट्स यूज़ होती है, वो किस-किस रीज़न से होती है? तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों को रिड्यूस करने के लिए। एंड तीसरा पॉइंट क्या पड़ा था कि उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती थी। तो इस रीज़न से हम लोग क्या यूज़ करते थे? आयरन या फिर सिलिकॉन की, आयरन नहीं, सॉफ्ट आयरन और सिलिकॉन की लैमिनेटेड थिन शीट्स यूज़ करते थे। ठीक है? तो इन 2 यानी इन मटेरियल्स का और इस शेप का क्या सिग्निफिकेंस है, वो ये है। एंड वो हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूमेटेड जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा मेरे लॉसेस होंगे एंड जो मटेरियल यूज़ किया है उस पे भी डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा मेरे लॉसेस होंगे। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम वो मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिनका हिस्टैरिसीस लूप बहुत नैरो होता है। ठीक है? एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि वैल्यू क्या है, आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करके कि हिस्टैरिसीस लॉस कितना होगा। नॉर्मली ये पूछते नहीं हैं, अगर तुम्हारा पेपर ईज़ी है, बट ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकता है। ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, इसे याद कर लो, ठीक है?
पीएच क्या है मेरा? हिस्टैरिसीस लॉस पर सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा है, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या होती है? एन इंटू में बी मैक्स की पावर एक्स इंटू में एफ इंटू वी। एन क्या है मेरा? हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू होती है कि आपको क्वेश्चन में देंगे, ठीक है? बी मैक्स की मेरे कितनी मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की जनरेट हो रही है, एफ फ्रीक्वेंसी है, वी मेरा वॉल्यूम ऑफ द कोर है। अब एक्स क्या होता है? एक्स मेरा मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है? बेसिकली आप जो सप्लाई या लोड देते हो ना, वो कौन-सी कंडीशन में वर्क कर रहा है? ऑन लोड पे कर रहा है, नो कंडीशन है, यानी 100% लोड जो है, यानी 100% सप्लाई मेरे ट्रांसफार्मर को मिल रही है, 25% मिल रही है या 50% मिल रही है, ठीक है? उस पे डिपेंड करता है मेरे एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स आगे भी आएगा भी, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नो लोड कंडीशन में 0 होती है। फुल लोड के अंदर मेरी 100 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको एग्ज़ाम में देंगे कि मेरे मटेरियल के हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये था मेरा हिस्टैरिसीस लॉस, जो कि एक टाइप है आयरन लॉस का। देन सेकंड टाइप आयरन लॉस का है मेरा एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्यों होता है? एक स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट, इट फ्लोज इन क्लोज्ड लूप्स विद इन द कोर प्रोड्यूसिंग पावर लॉसेस। कोर के अंदर उन्होंने बताया था कि एक थोड़ा-सा करंट जनरेट हो जाता है, एंड इसी के अंदर मैग्नेटाइज़ होने की वजह से कोर के अंदर कुछ करंट मूव करता है, जो कि एडी करंट लॉस को कॉज़ करता है। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोर इज मेड ऑफ थिन लैमिनेटेड शीट्स। हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि जितना ज्यादा वॉल्यूमेटेड होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा करंट उसमें वेस्ट होगा, उतना ज्यादा करंट उसमें जनरेट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसे थिन लैमिनेटेड शीट्स से बनाते हैं, एंड इंसुलेटेड बनाते हैं सारी शीट्स को एक दूसरे से। ठीक है, अब पीई की वैल्यू क्या है? एडी करंट लॉस पर मीटर क्यूब। इसको पर मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम के हिसाब से इसको मेजर करते हैं। के इंटू में बी मैक्स का स्क्वायर, एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। के मेरे कांस्टेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में देंगे, बी मैक्स हम पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू जो जनरेट हो रही है, एफ इज माई फ्रीक्वेंसी एंड टी इज माई थिकनेस। ठीक है, मेरा लैमिनेटेड कोर जो है कितना थिक है, इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में देंगे। ओके, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ लॉसेस आर कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस क्या लॉसेस है? मेरे जो प्राइमरी वाइंडिंग है, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, इट्स नॉट कंप्लीटली इंसुलेटेड, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट लॉस होता है या पावर लॉस होता है। ठीक है, तो इसलिए कॉपर लॉसेस को हम लोग आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर आर मेरा हीट होता है। ठीक है, लॉसेस ड्यू टू द ओमिक रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ठीक है, यहाँ पे आर भी आएगा, कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर और फिर आर के भी प्रोपोर्शनल होते हैं। अब कॉपर लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? थिक लो रेजिस्टेंस कॉपर वायर को यूज करते हैं वाइंडिंग्स के लिए। ओके, अब हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे इसकी डेरिवेशन भी पूछ सकता है कि इसको डिराइव करके दिखाओ, एंड देन उसके बाद में हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन भी देखेंगे, तो वो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी होती क्या है? पावर, आउटपुट में जो पावर है डिवाइडेड बाय इनपुट में जो पावर है। अब मेरे इनपुट के अंदर क्या होगी? या तो जो मेरे आउटपुट में पावर गई वो, प्लस जो इधर-उधर लॉसेस में पावर चली गई वो। ठीक है? तो अब कॉस फाई मेरा पावर फैक्टर है, पीसी कॉपर लॉस, पीआई आयरन लॉस, एंड एक्स क्या है मेरा? लोड एट व्हिच मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड। एक्स मैंने ऊपर भी बताया था कि कितने लोड पे मेरा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ से एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आ जाती है? पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। कॉस फाई मेरा पावर फैक्टर था, हमने ऊपर देखा, तो हमने बस सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है। क्या फॉर्मूला था मेरा? पी आउट, वन में पी आउट प्लस पावर ऑफ लॉसेस। ठीक है, तुमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, वी टू आई टू कॉस फाई आउटपुट का, देन ये आउटपुट की पावर, देन ये मेरी जो पावर है लॉसेस की है, यानी आयरन लॉसेस की वजह से और कॉपर लॉसेस की वजह से। तो हम इसे लिख सकते हैं वी टू आई टू कॉस फाई को अगर हम पी लेट कर ले, तो क्या होगा मेरा? पी अपॉन में पी प्लस पी आई प्लस पी सी। अब ये एक्स की क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने बताया था एक्स क्या है मेरी? एक्स वो वैल्यू है जिसमें मेरा जो लोड है, यानी मेरा जो सप्लाई है वो वर्क कर रहा है, फुल लोड पे कर रहा है, हाफ लोड पे कर रहा है, जितने पे भी कर रहा है, ठीक है, उतने पे। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर 2 चीज़ें नोटिस कर सकते हो आप कि पीआई के अंदर हमने एक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया है, एंड कॉपर लॉस के अंदर हमने एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है। ये क्यों किया है? एक्स मेरे लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है? एक्स लोड की वजह से ही आता है। तो हम लोगों ने यहाँ, आपको याद हो तो ये मेरा आउटपुट पावर था, ये भी मेरा आउटपुट पावर था।
आउटपुट पावर क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो भी मेरी पावर फाइनली हमको मिल रही है। तो अब जो वो पावर जनरेट हो रही है वो ऑब्वियसली लोड पे डिपेंड कर रही है कि कितना सप्लाई आपने दिया था अपनी प्राइमरी वाइंडिंग को, उसके अकॉर्डिंग ही मेरी पावर डिड्यूस होगी मेरे सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो मेरा आउटपुट पावर जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है, यानी लोड पे डिपेंड कर रही है। यानी अगर लोड पे डिपेंड कर रही है मेरी वैल्यू, तो हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई विद एक्स। अगर लोड डिपेंडेंट है तो, इसीलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया है। आयरन लॉस में हमने एक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया, बिकॉज़ हमने सबसे पहला पॉइंट आयरन लॉस के अंदर ये पढ़ा था कि मेरे जो आयरन लॉसेस होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं लोड के। ठीक है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे x को मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब कॉपर लॉस में हमने x स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई किया है? हम लोगों ने देखा था ना कि करंट जो था उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, मेरे जो कॉपर लॉस की वैल्यू थी। तो अब जो करंट है, जो करंट आ रहा है मेरे कोर के अंदर या फिर मेरे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर आने वाला करंट जो है वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली अब करंट तो एक्स पे डिपेंडेंट है ही ना, जितना ज़्यादा सप्लाई आपको मिलेगी, उतना ज़्यादा मेरा करंट रिड्यूस होगा। सिंस वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इस रीज़न से यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है। एंड सिंस आयरन लॉस मेरे इंडिपेंडेंट होते हैं लोड के, इसीलिए हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करी है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम में, इसको याद रखना है। इसके बाद बस सिंपल स्टेप्स हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है? डिफरेंशिएट करके हमको ये वैल्यूज़ मिल गई। सबसे पहले एक्स पी को किया, तो यहाँ पे p आ गया एंड नीचे की वैल्यूज़ मेरी कांस्टेंट रहेगी एंड देन हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करके अब ये दोनों वैल्यूज़ तो मेरी कट जाएँगी, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएँगी एंड मुझे फाइनली क्या मिलेगा? dn बाय dx इज़ इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ आयरन लॉसेस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पावर ऑफ कॉपर लॉसेस। अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसको हम 0 को इक्वल पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होगा कि मेरे जो उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अब हम इसकी वैल्यू 0 के इक्वल जब पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पी आई माइनस एक्स स्क्वायर पी सी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर पी सी की वैल्यू पी आई की वैल्यू के बराबर है। ठीक है? तो इससे हम क्या, ये तो मेरी कांस्टेंट ही है। ठीक है? दूसरी चीज़ हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरे जो कॉपर लॉसेस जो हैं, जब वो आयरन लॉसेस की वैल्यू के बराबर होंगे, उस केस में मेरी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव होगी। ओके? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे बोल सकते हैं डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन अ रियल लाइफ या फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। ओके, देन इसके बाद हम लोग आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन पे। ठीक है? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है मेरा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज टू नो लोड वोल्टेज। यानी मेरी नो लोड की कंडीशन में कितनी वोल्टेज आ रही है, मेरी फुल लोड की कंडीशन में कितनी वोल्टेज आ रही है, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो नो लोड के अंदर मेरा वोल्टेज की वैल्यू आ रही थी, यानी V2 माइनस E2 डिवाइडेड बाय V2। रिमेंबर V2 क्या है? मेरा नो लोड वोल्टेज है और E2 मेरा फुल लोड वोल्टेज। ठीक है? तो ये मेरी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू होती है। ओके, इसके बाद आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसकी वर्किंग पूछते हैं। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर बाकी ट्रांसफॉर्मर से डिफरेंट होता कैसे है? देखो इसके अंदर क्या होता है ना, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि दो कॉइल्स होती है हमारी। ठीक है? हम लोगों ने कोर टाइप में भी देखा था, शेल टाइप में भी देखा था कि हमारी दो कॉइल्स है, एक प्राइमरी है और एक मेरी सेकेंडरी है। ठीक है? तो ये डिफरेंस था दोनों के अंदर। अब कोर टाइप के अंदर क्या था? कोर टाइप के अंदर तुम डिफरेंट सेगमेंट्स में ही वो दोनों रैप्ड होते हैं। लेकिन मेरा जो शेल टाइप होता है उसके अंदर एक ही लंबी सेगमेंट के अंदर मेरी दोनों कॉइल्स रैप्ड होती है। ये एंड थोड़ा डिस्टेंस में ही मेरी सेकेंडरी कॉइल है। नाउ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? इसमें एक ही कॉइल यूज़ होती है, लाइक थ्रू आउट द ट्रांसफार्मर सिंगुलर कॉइल मेरी यूज़ हो रही है। मान लो ये बड़ी सी मेरी कॉइल है एंड ये ही यूज़ होगी एंड इसी कॉइल को हम प्राइमरी की तरह भी यूज़ करने वाले हैं, इसी कॉइल को हम सेकेंडरी की तरह भी यूज़ करने वाले हैं। तो अभी होता कैसे है? देखो, अब हमको जब किसी भी ट्रांसफार्मर की वर्किंग करवानी है,
तो हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कंडीशन में करवाते हैं। वो दोनों वर्क कैसे करती है कि मेरी नंबर ऑफ टर्न्स कैसे डिफरेंट है दोनों में। तो देखो अब इसमें करते क्या है ना, कि इसके अंदर टैप्स होते हैं। टैप्स जैसे ये देख रहे हैं आपको, ठीक है? अब टैप्स मेरे होते क्या है? टैप्स होते हैं मेरे कनेक्टिंग पॉइंट्स। कनेक्टिंग पॉइंट्स मतलब अब टैप्स की हेल्प से ही हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेरी कॉइल है उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। कहना क्या चाहती हूँ मैं? देखो, ये मेरी एक टैप है, ये मेरा एक टैप है एंड मान लो कि कहीं बीच में मिडल पॉइंट है, वहाँ मेरा एक टैप है, ठीक है? या मिडल पॉइंट से हटा देती हूँ मैं इसे, थोड़ा-सा ऊपर कर देती हूँ, ये मेरा एक टैप है। इससे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसमें थोड़े-से नंबर ऑफ कॉइल्स कम है, नीचे में ज़्यादा है, ठीक है? अब प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्राइमरी कॉइल में हम बाहर से सप्लाई देते हैं, बाहर से हम लोग लोड सप्लाई करते हैं, है ना? व्हेयर एज़ उसमें क्या होता है, वोल्टेज में हमको लोड मिलता है, हमको आउटपुट मिलती है उसमें। ये मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स में हम लोग करते क्या है कि एक ही कॉइल के अक्रॉस में हम लोग इन दोनों जो कनेक्शंस हैं इनको कर देते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहला मुझे स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या हुआ कि मेरी जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, है ना? तो अब ये 3 टैप्स जो आपको मेरे दिख रहे हैं, याद रखना अभी हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट करेंगे इससे। एक इस कॉइल से हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाएँगे। स्टेप डाउन के लिए क्या होता है मेरा, प्राइमरी की कॉइल ज़्यादा होती है ना? और हमें क्या-क्या कनेक्ट करना है, एक हमको सप्लाई देनी है, एक हमको लोड चाहिए। सप्लाई हम दे रहे हैं, लोड हमको चाहिए। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग कनेक्शंस कर देंगे, ठीक है? अब इसके अंदर जो लॉन्ग वाली है ना, ये वाली, इसके थ्रू हम लोग अपनी सप्लाई दे देंगे। ये मेरी एसी सप्लाई है एंड ये मैंने इसके थ्रू कनेक्ट कर दी। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट्स ए और डी मान लो। ये सिमिलर डायग्राम है इसके, मैं आपको एक बार बना करके समझा रही हूँ। एंड इसके थ्रू मैंने सप्लाई वोल्टेज दे दी, यानी एसी सप्लाई मैंने यहाँ दे दी। तो ये मेरी प्राइमरी कॉइल हो गई। अब सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक क्या कर दिया, मेरा लोड लगा दिया। एंड ये मैंने 2 कनेक्शंस कर दिए, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ पे क्या है मेरा, ये अब मेरा जो ये वाली सेगमेंट है, ये कॉमन पॉइंट की तरह वर्क कर रही है दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर मेरी एसी सप्लाई मिल रही है एंड यहाँ पे मुझे लोड मिल रहा है। तो ऐसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स वर्क करते हैं। अगर मुझे स्टेप अप के लिए करना होता, तो स्टेप अप के लिए मैं क्या करूँगी? स्टेप अप के लिए डिफरेंस ये रहेगा कि अब मैं लॉन्गर वाले पोर्शन में लोड लगा दूँगी। यहाँ मान लो मैंने लोड लगा दिया एंड इधर मैंने एसी सप्लाई दे दी। तो अब प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम हो गए और सेकेंडरी के बढ़ गए हैं, ठीक है? तो अब ये मेरा एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह वर्क करेगा। बस ये डिफरेंस होता है और ये मेरी वर्किंग होती है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है? An auto transformer is a single winding transformer in which a part of the winding is common to both primary and secondary circuits। हमने देखा था कि एक पोर्शन जो है मेरे ऑटो ट्रांसफार्मर का वो दोनों वाइंडिंग्स में दोनों कॉइल्स के अंदर कॉमन है। The same coil is used for input and output. A tap is taken from the winding. Tap क्या हो गया मेरा, एक कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है? इन कनेक्टिंग पॉइंट्स के थ्रू ही हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को। द सेम कॉइल इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अ टैप इज टेकन फ्रॉम द वाइंडिंग टू obtain the required voltage. Depending on the tap position, the auto transformer can be step up or step down. कहाँ पे मैंने अपना टैप प्लेस किया है, कहाँ पे मैं कौन सी वोल्टेज दे रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं स्टेप अप या स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंसिडर कर सकती हूँ। यहाँ डी आएगा। When the single phase AC and D terminals and output is taken from C and D terminals, this auto transformer will operate as step down। हमने देखा था कि AC और D टर्मिनल्स, ठीक है? यहाँ से अब मैं आउटपुट ले रही हूँ, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में मैंने AC और ये D पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक में अगर मैंने सप्लाई वोल्टेज दे दी, ठीक है?
एंड इधर से इधर तक में मैंने लोड लगा दिया, तो ये मेरा स्टेप डाउन होगा। अगर मैं उल्टा कर दूँ, नीचे उसका भी डायग्राम होगा। हाँ, अगर मैंने ये उल्टा कर दिया, ठीक है? कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक में मेरे ये लोड लगा दिया, ये मेरा लोड है एंड यहाँ पर मैंने सप्लाई वोल्टेज दे दी, तो मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। बस ये मेरे ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है, ठीक है? एडवांटेजेस क्या होते हैं नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स के बेसिस के कंपैरिज़न में? इसमें कम वाइंडिंग मटेरियल लगता है। इसके अंदर तुम बस एक कॉइल यूज़ करते हो, तुम्हें अलग-अलग कॉइल्स यूज़ नहीं करनी पड़ती है एंड इसी की वजह से इसका साइज़ छोटा होता है एंड ये कंपैरेटिवली चीप होता है, ठीक है? एफिशिएंसी हायर होती है, इसके लॉसेस कम होते हैं एंड वोल्टेज ड्रॉप भी कम होते हैं। It is used to obtain continuous AC voltage, boosting AC mains by small amount and to start an induction motor. ऑटो ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने पिछली यूनिट जब हमने करी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था एंड तब भी मैंने बताया था कि अगले यूनिट में हम लोग कवर अप करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स वाला पोर्शन। तो इसको हम लोग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आता है मेरे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो एक सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए था, ठीक है? कि मेरा जो अप्लायंस है वो सिंगल फेज पे वर्क कर रहा है। अब अगर मेरा थ्री फेज सप्लाई पे वर्क करे तो मैं क्या करूंगी? तो मैं 2 तरीके से उस अपनी नीड को पूरा कर सकती हूँ। मान लो मेरा अप्लायंस है उसको 3 फेज़ सप्लाई चाहिए, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि मैं हर एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे एक-एक मेरा वो लगा दूँ, सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर। या हो सकता है कि मैं एक सिंगल मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं, एक सिंगल ट्रांसफार्मर मैं अपना कंस्ट्रक्ट करूँ जिसके अंदर क्या होगा 3 प्राइमरी वाइंडिंग होगी, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होगी एंड तीनों एक ही उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर मुझे तीनों की सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है? A three-phase transformer is a transformer used to step up or step down voltages in three-phase electrical systems यानी three phase appliances के लिए हम इसे यूज करते हैं। Instead of using three separate single phase transformers, a three phase transformer can be built as a single unit with three windings on common core। एक ही कॉमन कोर के अंदर मैंने 3 प्राइमरी वाइंडिंग्स लगा दी, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग्स लगा दी एंड उन तीनों को सप्लाई कर दिया मेरे अप्लायंस पे या मेरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। A three-phase transformer can be built as a single unit with three windings on a common core or as three separate single-phase transformer connected together। मैं दोनों तरीकों से अपना जो आउटपुट था, अपना जो मेरा रिजल्ट है, उसको अचीव कर सकती हूँ। या तो मैं तीनों टर्मिनल्स पे एक-एक ट्रांसफार्मर लगा दूँ या मैं एक कंस्ट्रक्ट कर दूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगी तो मैं हायर रेटिंग अचीव कर सकती हूँ। कैसे? अब अगर एक मैंने बहुत हाई रेटिंग का ले लिया और अगर मैंने ऐसे 3 ट्रांसफॉर्मर्स ले लिए तो मेरी रेटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू एक सिंगल एंड एक सिंगल पे लोड नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तीनों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लोड पड़ेगा। ठीक है? अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा कन्वीनिएंट होती है उससे बिकॉज़ क्योंकि ये सिंगल सिंगल यूनिट्स है, तो इनको हम लोग ईज़िली ज़्यादा ले जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर एक पूरा के ऊपर हमारी तीनों वाइंडिंग्स, तीनों प्राइमरी और तीनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स भी हो रखी है तो। एंड क्या होता है अगर एक ट्रांसफॉर्मर मेरा खराब भी हो गया, डैमेज हो गया तो बाकी 2 प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। ठीक है? अब अगर मैं 3 फेज़ एक सिंगल 3 फेज़ ट्रांसफॉर्मर यूज़ करूँ तो वो क्या होता है स्पेस कम लेगा वो। क्योंकि एक ही मेरा सिस्टम है, एक ही मेरा डिवाइस है, उसी से मेरा सब कुछ अचीव हो जाएगा। व्हेयरएज़ सिंगल फेज़ में क्या करने पड़ेंगे मुझे 3 वो चाहिए होंगे, 3 यूनिट्स चाहिए होगी। अब ये लाइटर होता है, स्मॉलर होता है, चीपर होता है क्योंकि एक ही में सब कुछ अचीव हो गया ना। तो ये लाइट होता है, स्मॉल होता है और कंपैरेटिवली चीप होता है क्योंकि 3 अलग-अलग ट्रांसफार्मर लेने की जगह पे तुम एक ट्रांसफार्मर में सब कुछ अचीव कर पा रहे हो। ठीक है? एंड इसीलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है। अब आ जाते हैं कि जो ये थ्री फेज सप्लाई है हम किस-किस तरीके के कनेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? हम लोगों ने स्टार और डेल्टा कनेक्शन पढ़े थे। आगे भी जब हम इनके ये रेशियोज़ रिड्यूस करेंगे ना तो हमको 2 फॉर्मूले हमेशा ध्यान में रखने हैं। ठीक है? जो हम लोगों ने सेकंड यूनिट में कवर करे थे कि स्टार कनेक्शन के केस में क्या होता है ना, मेरी जो लाइन वोल्टेज की वैल्यू होती है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होती है। ठीक है? एंड डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होता है, मेरी जो लाइन करंट होता है उसकी वैल्यू होती है √3 टाइम्स फेज करंट। ठीक है? ये 2 इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इनको ध्यान में रखना आगे भी जब हम ये सब रेशियोज़ निकालेंगे, उसमें काम आएगा। तो सबसे पहला जो मेरे 2 कंडीशंस होंगी, मेरा स्टार-स्टार या डेल्टा-डेल्टा होगा। ठीक है? अब क्या हो रहा है इसके अंदर? पहले तो स्टार-स्टार में होता क्या था, किसी एक सिंगल पॉइंट पे मेरी तीनों सप्लाइज़ कनेक्टेड होती है। ठीक है? ये मेरा न्यूट्रल होता है। यहीं पे तीनों कनेक्टेड होती है देखो, इन पॉइंट्स पे तीनों कनेक्टेड।
कॉमन पॉइंट पे, ठीक है? तो अगर हम इसका वोल्टेज रेशियो निकालेंगे, तो ये सिंपली कट जाएगा एंड हमको जो नॉर्मल कंडीशन में हमको वोल्टेज रेशियो मिलता है, वही मिलेगा इसमें भी, ठीक है? फेज़ के लिए भी और लाइन के लिए भी। सिमिलरली अगर मैं उसमें जाऊँगी डेल्टा कनेक्शन में भी यही होगा, ठीक है? डेल्टा कनेक्शन में हम लोगों ने नॉर्मल फ़ॉर्मूला पुट किया एंड ये भी कट करके हमको जो नॉर्मल वैल्यूज़ मिलती है, वो ही मिल जाएगी। इतना याद रखना है कि हमेशा जो करंट का रेशियो होता है, वो अपोज़िट होता है नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज वाले के, ठीक है? अब डिफरेंस आता है मेरा डेल्टा स्टार कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन में। वो क्यों होता है? क्योंकि दोनों के फ़ॉर्मूलाज़ डिफरेंट होते हैं, ठीक है? अब अगर डेल्टा स्टार कनेक्शन है, ठीक है? ऊपर मेरा डेल्टा है, ये एक कॉमन पॉइंट है, ये एक कॉमन पॉइंट है, ये तीनों एंड से एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है? यहाँ पर ये मेरा न्यूट्रल है, यहाँ पर ये मेरा न्यूट्रल है, ये मेरा स्टार कनेक्शन है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है, अब मेरे जो आउटपुट की लाइन वोल्टेज है ना, वो √3 टाइम्स आउटपुट के फेज़ वोल्टेज है, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मेरा आउटपुट में है, ये मेरा स्टार कनेक्शन है। ठीक है, अब इनपुट लाइन करंट इज √3 टाइम्स इनपुट फेज करंट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरा डेल्टा कनेक्शन है। जब मैंने दोनों की वैल्यूज पुट करी तो दोनों के लिए अब डिफरेंट वैल्यूज आएगी। ठीक है, ये लाइन वोल्टेज आउटपुट की डिवाइडेड बाय लाइन वोल्टेज इनपुट की इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स N2/N1। ठीक है, √3 की टर्म्स में आएगी बिकॉज अब इन दोनों का जो आउटपुट और इनपुट का कनेक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो हमें √3 से √3 कटेगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एंड ऐसा ही हमको स्टार डेल्टा में भी होगा, क्योंकि स्टार डेल्टा में भी इनके आउटपुट्स डिफरेंट, आउटपुट और इनपुट में डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन है। ठीक है, तो इसके अंदर भी √3 की टर्म आएगी, तो इनको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इजीली सबसे पहले क्या करो, अगर तुमको कंफ्यूजन हो रही है तो सबसे पहले स्टार और डेल्टा के फॉर्मूलाज देख लो एंड उसके बाद में वैल्यूज इसमें पुट करोगे जब तुम, तो हमको फाइनल मेरा आउटपुट में जो भी रेशियो आएगा वो मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ में हमारा ट्रांसफॉर्मर्स वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड हाफ जो है मेरे यूनिट का, जो कि आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आज तक हम लोग अपने फिजिक्स में डिफरेंट लैब्स में इंस्ट्रूमेंट्स देखते आ रहे हैं। ठीक है, डिवाइसेस विद विच वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का कोई भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए डिवाइस जो यूज करते हैं उनको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, हम सबको पता है। अब सब इंस्ट्रूमेंट्स को हमने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कि क्या क्या है? सबसे पहला मेरा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन है मेरे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि तुमको डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, कि डायरेक्ट वैल्यू हमको बता देगा डिवाइस कि किसी पर्टिकुलर चीज की क्या क्वांटिटी या क्या वैल्यू है। Determines the measured quantity from the instrument's constant and deflection. They don't need prior calibration. यूज्ड प्राइमरली एज स्टैंडर्ड्स इन लैब। ठीक है, कि स्टैंडर्ड वैल्यू मिलती है, डायरेक्ट वैल्यू मिलती है हमको। सेकेंडरी इनपुट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है ना, कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्टली वैल्यू खुद से कैलकुलेट नहीं करते, इनको कैलिब्रेट करना पड़ता है किसी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की तरह। ठीक है, दे मस्ट बी कैलिब्रेटेड बाय कंपैरिजन विद एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बिफोर दे कैन बी यूज्ड टू गिव अ डायरेक्ट रीडिंग। यानी इनको कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट होती है कि प्रायर रिकॉर्डिंग्स के हिसाब से ये है, तो अब वाली रिकॉर्डिंग के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो इसे कैलिब्रेशन की जरूरत होती है एंड इनको कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को तीन तरीके से तीन पार्ट्स में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं: इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग या इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग होता है जो कि हमको एक इंस्टेंट पे, एक मोमेंट पे डायरेक्ट वैल्यू बता देते हैं। रिकॉर्डिंग होता है कि वैल्यू बताने के बाद में जो मेरा टाइम बेस्ड रिकॉर्ड है उसके अंदर मेरी वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, जैसे कि रिकॉर्डिंग एमीटर हो गया, जितनी भी रिकॉर्डिंग एमीटर में जितनी भी करंट की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगी, डिड्यूस करूंगी, वो सब उसके अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग क्या होता है? इंटीग्रेटिंग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो कि हमको ओवर द टाइम जो भी वैल्यूज मेरी आती गई है उनको आपस में इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर देते हैं। ठीक है, यानी एक टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मुझे फाइनल आउटपुट में मिलता है। जैसे मान लो कि मैंने पहला कुछ वैल्यू कैलकुलेट करी थी, कि कुछ मेरी वैल्यू आई। ठीक है, मान लो कि 1 आई, 1.15 आई, 1.12 आई। तो ऐसे कर करके जो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा ना, वो इन सब वैल्यूज को इंटीग्रेट करके मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टॉर्क। अभी टाइप्स ऑफ टॉर्क इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके
के लिए इनका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? जैसे आपने गैल्वेनोमीटर देखा था, गैल्वेनोमीटर को जैसे ही मैं कुछ करंट प्रोवाइड करूँगी, तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है? तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? जो कि उस पॉइंटर को 0 से मूव कराने में हेल्प करता है। यानी जो टॉर्क उसको फोर्स प्रोवाइड करता है, उस पॉइंटर को 0 से मूव करने का, उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा गैल्वेनोमीटर को अगर तुमने करंट का कुछ सप्लाई दिया है, तो उस सब करंट सप्लाई करने के बाद में जब मेरी जो नीडल है जब वो मूव करती है तो वो एक पॉइंट के आने के बाद वाइब्रेट करने लग जाती है। उसकी टेंडेंसी होती है कि वापस से पॉइंटर वो 0 की तरफ मूव कर जाए। तो उस वाइब्रेशन को स्टॉप करने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रीच करने के लिए जो फोर्स लगता है, जो उस फोर्स को रोकता है, ठीक है? जो उन वाइब्रेशंस को स्टॉप करता है, उन ऑसिलेशंस को स्टॉप करता है, उसको हम डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। तभी मैंने बोला कि मेरे पॉइंटर की टेंडेंसी होती है कि वो 0 पे वापस चले जाए, ठीक है? यानी यहाँ से वापस 0 पे चले जाए। तो जो टॉर्क या जो फ़ोर्स मेरी हेल्प करता है कि उस पॉइंटर को, ठीक है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज़ करके उस पॉइंटर को 0 पे लाने के लिए भी कोई फ़ोर्स लगेगा, तो वो होता है मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क। तो ये 3 टाइप के टॉर्क हैं जो कि हम मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे। आगे हम लोग 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। एक मूविंग आयरन, ठीक है? एंड एक मूविंग कॉइल। मूविंग आयरन के अंदर फर्दर 2 टाइप्स है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। अट्रैक्शन टाइप के अंदर क्या होता है? देखो, ये मेरा बैलेंस्ड वेट होता है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? यहाँ पर एक कॉइल लगी है जो सर्कुलर है, ये एक कॉइल है एंड इसके अंदर एक स्पिंडल के थ्रू मेरा एक छोटा-सा आयरन का पीस अटैच्ड होता है, ठीक है? एंड उसी स्पिंडल के थ्रू क्या होता है मेरा वेट और स्केल एंड पॉइंटर वगैरह ये सब भी अटैच्ड होता है, ठीक है? तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन एग्ज़ैक्टली कैसे होती है? द सॉफ्ट आयरन पीस इज़ अटैच्ड टू द स्पिंडल एंड प्लेस्ड क्लोज टू अ होलो फिक्स्ड कॉइल। उस कॉइल के पास में उस आयरन को प्लेस किया जाता है। The pointer and a small balancing weight are also fixed to the spindle, which is supported by smooth jeweled bearings. Air friction is used to slow down and steady the pointer's movement. तो ये मेरा ऐसा कुछ कनेक्शन होता है कि यहाँ मेरी एक कॉइल है एंड इसी स्पिंडल के थ्रू में मेरा पॉइंटर एक छोटा सा आयरन का पीस बैलेंस्ड वेट वगैरह सब कुछ कनेक्टेड होता है। अब ये वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली जब करंट सप्लाई करते हैं हम लोग तो वो करंट जब कॉइल के थ्रू फ्लो करती है, तो अब किसी कॉइल के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो पास में सॉफ्ट आयरन है, वो भी मैग्नेटाइज़ हो जाएगा। द करंट टू बी मेजर्ड flows through the fixed coil, creating a magnetic field. This field magnetizing the moving iron, causing attraction between the two and producing a deflecting for force. तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में मैग्नेटाइज होने की वजह से अट्रैक्शन होगी। अगर मेरा आयरन मैग्नेटाइज हो गया है एंड मेरा जो कॉइल है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, ठीक है? एंड सिंस हमने देखा था कि यहाँ मेरी कॉइल है एंड यहीं पे मेरा सॉफ्ट आयरन था, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जब होगी तो मेरा जो ये पॉइंटर था वो भी उस आयरन के साथ में मूव करेगा, उस कॉइल के पास जाएगा, ठीक है? तो उसी की वजह से जो मेरा पॉइंटर है वो इधर से उधर मूव करता है। ठीक है? एंड इसी से मेरा एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा एंड इसी से मेरा पॉइंटर इधर से उधर मूव करता है एंड ऐसे मेरा ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? चीप होते हैं और जो मेरे दोनों मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, अभी हम लोग आगे रिपल्शन टाइप पढ़ेंगे। इन ये दोनों एसी और डीसी दोनों में वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारा मेन जो मोटिव है, वो है कि मैं उस कॉइल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकूँ सो दैट मेरा जो आयरन है, वो भी मैग्नेटाइज़ हो जाए एंड देन अट्रैक्शन हो दोनों के बीच में। एंड आगे हम देखेंगे कि आगे 2 आयरन पीसेस यूज़ होंगे। ठीक है एंड रिपल्शन की वजह से मेरा पॉइंटर मूव करेगा तो इसके अंदर डायरेक्शन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? कोई भी डायरेक्शन हो हमारा बस एक मोटिव है कि हमको उसके अंदर करंट पहुंचाना है सो दैट हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके तो ये एसी और डीसी दोनों में वर्क करता है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? आयरन है तो एडी और हिस्टैरिसीस लॉसेस तो होंगे ही, यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता है एंड पावर बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होती है। अब अट्रैक्शन टाइप देख लिया, क्योंकि मेरा आयरन और कॉइल अट्रैक्ट हो रहे थे इसलिए इसको हम अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। रिपल्शन टाइप में क्या होता है? इसके अंदर 2 आयरन के पीसेस अटैच्ड होते हैं, ठीक है? जैसे कि ये रहा मेरा, ठीक है? अब ये वाला जो है, ये वाला, ये मेरा फिक्स्ड आयरन है, ठीक है? एंड ये मेरा मूविंग आयरन है एंड जो मेरा कॉइल होती है वो यहाँ पर प्रेज़ेंट है। एंड सिमिलरली इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग करंट सप्लाई करते हैं मेरे कॉइल को द रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज अ hollow fixed iron attached to it.
The moving iron is connected to the spindle. The pointer is also attached to the spindle and supported with the jeweled bearing. यानी मेरा जो फिक्स्ड आयरन है और जो मूविंग आयरन दोनों को वो दोनों कंसेंट्रिक होते हैं, ठीक है? However, when current flows through the coil, it creates a magnetic field that magnetizes both fixed and moving iron pieces. अब वापस से जैसा हम लोगों ने पहले कॉइल को करंट सप्लाई किया था, अभी भी हम कॉइल को करंट सप्लाई करेंगे। उस सप्लाई होने की वजह से मेरा फिक्स्ड आयरन और मूविंग आयरन दोनों के अंदर क्या होगा, मेरा एक करंट प्रोड्यूस होगा एंड करंट जाएगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी मेरे। इसके अंदर जब करंट जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन ये दोनों जो मेरे आयरन के पीसेस थे ये भी मैग्नेटाइज हो जाएंगे एंड इनके मैग्नेटाइज होने की वजह से अब क्या होगा, इन दोनों की पोलैरिटी सेम होगी। ठीक है, दोनों क्योंकि सेम आयरन पीसेस हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन में प्लेस किए गए हैं, तो दोनों की पोलैरिटी भी सेम होगी। अब सिंस इन दोनों के पोल सेम है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एंड इस रिपल्शन की वजह से मेरा जो मूविंग आयरन है वो मूव करेगा एंड उस मूविंग आयरन के साथ में मेरा पॉइंटर भी मूव करता है। तो ये होता है मेरा रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सिमिलर ही होते हैं, इनकी फंक्शनिंग वगैरह सब सेम है। ठीक है, डिफरेंस बस इतना है कि मेरा जो रिपल्शन टाइप है उसके अंदर एक सिंगल आयरन का पीस यूज होता है, रिपल्शन टाइप में मेरे दो पीसेस यूज होते हैं एंड अट्रैक्शन में अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन में रिपल्शन होती है। इसके अलावा जो भी यूज हुए हैं मेरे छोटे छोटे डिवाइसेस उसमें यूज हुए हैं वो सब सेम होते हैं, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों सिमिलर है। अब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की टॉर्क इक्वेशन देख लेते हैं। टॉर्क या फोर्स जो कि उस आयरन डिस्क को मूव करवा रहा है वो किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कितने स्ट्रांगली मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एंड मेरे पोल स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मेरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के और पोल स्ट्रेंथ के। नाउ मेरा जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी किस पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी उसकी, वो भी उसी पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा जो है मेरे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहीं से ये आ गया, जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच स्क्वायर के। अब क्या होता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू मेरी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो मेरा जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी ज़्यादा मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग करंट सप्लाई कर रही हूँ। ठीक है? तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो। अब स्प्रिंग कंट्रोल के लिए क्या होता है, थीटा क्या है मेरा डिफ्लेक्टिंग एंगल, कि मेरा ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर मान लो यहाँ तक मेरा डिफ्लेक्शन हुई है तो ये थीटा होगा मेरा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, प्रोपोर्शनल होती है कि मेरे कितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई है। ठीक है, मेरा पॉइंटर कितना ज्यादा अपनी एक्चुअल पोजीशन से मूव किया है उसके प्रोपोर्शनल होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। और स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क इन दोनों की वैल्यू मेरी सेम होनी चाहिए। ठीक है, एंड जब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगी, टी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड टी डी इज इक्वल्स टू टी सी, इन तीनों से मैं क्या डिड्यूस कर सकती हूँ कि मेरे थीटा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। ठीक है, एंड यही जो है मेरी ये इक्वेशन होती है। इससे मैं क्या प्रूव करती हूँ कि डिफ्लेक्शन ऑफ आयरन डिस्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंटर पे वो डिपेंड करता है कि मैं कितना ज्यादा करंट दे रही हूँ। और ये मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं मेरे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मूविंग कॉइल में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर कॉइल्स प्रेजेंट होंगी अलोंग विद मैग्नेट्स। एक होगा मेरा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, एक होगा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट यूज होगा, वेयर एज जो मेरा डायनामोमीटर है, डायनामोमीटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर किसी भी तरह का मैग्नेट प्रेजेंट नहीं होता। देखो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल में क्या होता है, सबसे पहले ये डायग्राम देखो। यहाँ पर दो स्प्रिंग्स लगे हुए थे। ठीक है, एंड इसी के थ्रू यहाँ पर मेरा स्पिंडल अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पर मेरी कॉइल है एंड ये यहीं पर मेरा एक आयरन का सिलेंडर और एल्यूमिनियम फॉर्मर प्रेजेंट है एंड ये मेरा परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, अब वो क्या रहा है, a permanent magnet is used in this type of instrument. Aluminium former is provided in the cylindrical in between two poles of the permanent magnet.
कॉइल्स आर वाउंड ऑन द एल्यूमिनियम फॉर्मर व्हिच इज कनेक्टेड विद द स्पिंडल। जो स्पिंडल के साथ में यहाँ पे मेरा एल्यूमिनियम का वो कनेक्टेड होता है, इसी के अराउंड मेरी जो कॉइल है वो वाउंड होती है। ठीक है। द स्पिंडल इज सपोर्टेड विद jeweled bearing. Two springs are attached on either end of the spindle. The terminals of the moving coils are connected to the spring. Therefore, the current flows through spring 1 moving coil and spring 2. ठीक है। तो मेरा करंट जाएगा वापस से कॉइल के पास जाएगा एंड फ्लो कहाँ से कर रहा है, स्प्रिंग 1, एंड देन यहाँ पर मेरा जो मूविंग आयरन प्रेजेंट है, मेरा जो कॉइल प्रेजेंट है वो, एंड इस स्प्रिंग के थ्रू एंड देन स्पिंडल पे जाएगा। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, व्हेन डीसी सप्लाई इज गिवन टू द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ टॉर्क इन द मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग द कॉइल एंड मूविंग द पॉइंटर। तो क्या होता है कि कॉइल को जैसे ही करंट मिलता है, ठीक है, करंट मिलने के बाद में एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है मेरे कॉइल में। ठीक है, इफ द पोलैरिटी इज रिवर्स, टॉर्क एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बट इज स्टॉप्ड बाय द मैकेनिकल स्टॉपर, सो द करेक्ट पोलैरिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। ठीक है, इसी रीजन की वजह से हम लोग इसके अंदर डीसी सप्लाई ही देते हैं, एसी इसमें यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम कॉइल को करंट देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एंड अब वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती है जो मेरा परमानेंट मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब इन दोनों की अट्रैक्शन, इन दोनों के इंटरैक्शन की वजह से, दोनों की क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंट है, तो इन दोनों के इंटरैक्शन की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उसी टॉर्क की वजह से मेरा स्पिंडल और उसके साथ में जो मेरा पॉइंटर है वो मूव करता है। ठीक है, एंड हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा है फोर्स की वैल्यू BIL साइन थीटा के इक्वल होती है। इफ मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूं तो फोर्स क्या होगा, NBIL। ठीक है, एंड नाउ टॉर्क पता है, फोर्स इनटू में वो होता है मेरा जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है, तो फोर्स इनटू में बी। नाउ एल इंटू बी को मैं एरिया लिख सकती हूँ, मेरे कॉइल का मेरा जो कॉइल था उसका एरिया। तो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू आ जाती है BANI के इक्वल, एंड इससे आई कैन से कि मेरा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे करंट के। ठीक है, इसके एडवांटेजेस कि टॉर्क बहुत हाई होता है, पावर कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम होता है और इसकी डैम्पिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, यानी फटाफट से मुझे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है, ऑसिलेशन ज्यादा नहीं होते हैं जो हम लोगों ने देखा था। अब डायनामोमीटर बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस एक डिफरेंस ये होता है कि जो हम लोगों ने देखा था कि एक परमानेंट मैग्नेट प्रेजेंट था, यहाँ परमानेंट मैग्नेट प्रेजेंट नहीं होता, एंड जो मेरी कॉइल होती है ना वो ऐसे हाफ में डिवाइडेड होती है। जो हम लोगों ने पहले भी ये पढ़ा है कि जो भी मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इस तरीके से मेरी जो कॉइल होती है वो 2 हाफ के अंदर डिवाइडेड होती है। ठीक है, इसी रीजन से ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई के अंदर वर्क कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ इन दोनों को सप्लाई देने की वजह से मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी एसी भी वर्क कर सकती है बिकॉज सिंस यहाँ पे 2 हाफ्स ऑफ द कॉइल प्रेजेंट है, तो अगर मेरी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी करंट की तब भी मेरे आउटपुट में ऐसा कुछ फर्क नहीं आएगा। बाकी इन दोनों की जो वर्किंग है एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके साथ में हमारा इलेक्ट्रिकल साइंस का सिलेबस भी पूरा हो चुका है। अभी आपको इसके बाद एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी मिलेगी, किस तरीके से आपको अपने एंड सम्स के लिए एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।